हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रजनन को पढ़ेंगे। प्रजनन में जो पहला लेक्चर है उसमें प्रजनन में लैंगिक अलैंगिक जनन और प्रजनन हो चुका था। जो आज का लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर टू पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उसे भी देखें और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने प्रजनन या जनन को पढ़ा था कि जनन क्या होता है। तो जनन अपने समान संतानों की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो ये जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है वो कितने प्रकार के होता है, ये जंतुओं में प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, इसको आज अपन देखेंगे। तो जंतुओं में जो लैंगिक जनन है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वैसे इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें है समान लैंगिक जनन, उभयलिंगी जनन और असंसेचन जनन और डिभंजन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन के प्रकार। तो सबसे पहले अपन देखेंगे समान लैंगिक जनन क्या होता है, जो कि मानव में भी समान लैंगिक जनन पाया जाता है। समान लैंगिक जनन सिंपल से इसमें क्या होता है, एक नर और एक मादा जब दोनों किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं या फिर लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं तो उनके बीच में जो शुक्राणु और अंडाणु इनके मिलने से, इनके निषेचन से जो एक जाइगोट बनता है उससे संतान की उत्पत्ति होती है, जिसको समान लैंगिक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि समान लैंगिक जनन में दो जनीय कोशिकाएं मिलकर एक युग्मनज बनाती हैं। दो जंतुओं की उत्पत्ति दो विभिन्न लिंगों के जनकों में होती है। जैसे जर नर जनियों को शुक्राणु और स्त्री जनियों में डिंब या अणाणु ओवम कहते हैं। ये जनियों विशेष अवयव अर्थात जनांदों से उत्पन्न होते हैं। नर जनांद में को वृषण कहते हैं, मतलब टेस्टिस से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और स्त्री जनांद जो कि अंडाशय है, ओवरी कहते हैं, जहाँ से ओवम बनता है, ये जहाँ से हमको ओवम मिलता है। उपरोक्त दोनों जनियों को मिलने से संसेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज के निर्माण से ही नए संतान की उत्पत्ति होती है। युग्मनजों के खंडीकरण से भ्रूण बनता है और विकसित होकर शिशु रूप में जन्म लेता है। जब युग्मनज बनता है तो वो मल्टीपल कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो जैसे जब कोशिकाओं में विभाजित होता है तो ये कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते एक नए शिशु का रूप धारण करते हैं और इसी प्रकार एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, किसमें, समान लैंगिक जनन में। तो सिंपल से है समान लैंगिक जनन, क्योंकि मनुष्य में भी पाया जाता है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें एक नर और एक मादा जब लैंगिक संबंध स्थापित करेंगे, जो लैंगिक संबंध स्थापित करेंगे तो जो नर होगा उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा शुक्राणु, उसके जो नर जनांग होंगे उससे, और स्त्री जनांग जो होंगे उससे अंडाणु। जब ये दोनों लैंगिक संबंध स्थापित करेंगे तो इन दोनों के मिलने से जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु और ओवम यानी अंडाणु के, अंडाणु को जब वो फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनेगा यानी युग्मनज बनेगा। और युग्मनज के विभाजन से यानी कि उनके जो सेल हैं उनके विभाजन से जो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा और इसके साथ ही नए ऊतकों का निर्माण होते हुए नए क्या होगा, एक नए संतान की उत्पत्ति होगी। और नए संतान की उत्पत्ति के साथ ही इसको समान लैंगिक जनन भी कहा जाता है। दूसरा जो लैंगिक जनन है वो है उभयलिंगी जनन। तो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे कुछ भी प्राणी होते हैं, कुछ जंतु होते हैं जिनमें दोनों चीज एक ही प्राणी के अंदर पाया जाता है, चाहे वो नर के जनन हो या फिर नारी के। तो जो सेक्सुअल ऑर्गन है या सेक्स ऑर्गन है वो दोनों ही किसमें, एक ही प्राणी के अंदर नर और मादा दोनों के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, तो उसमें उभयलिंगी जनन कहते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि कुछ प्राणियों में नर जननेंद्रिय और नारी जननेंद्रिय दोनों ही होती हैं तथा शुक्राणु और अंडे एक ही प्राणी में उत्पन्न होती हैं। ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं। इनमें या तो एक प्रकार के क्रोमोसोम अंदर ही परस्पर मिलकर जनन करते हैं जिससे स्वयं संसेचन कहते हैं, अथवा दो उभयलिंगी जोड़े खाकर परस्पर एक दूसरे के अंडे को संसेचन करते हैं। संसेचन मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे क्रॉस कहते हैं। और ये किन प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है, तो एक केचुए, जोंक, घेंघा, हाइड्रा, इस प्रकार के जितने भी जंतु हैं उनमें स्वयं संसेचन की गुण पाया जाता है। स्वयं संसेचन हालांकि जो मतलब स्वयं फर्टिलाइजेशन का जो गुण है वो बहुत कम ही पाया जाता है, बिरला ही देखने को मिलता है। तो इसमें सिंपली आपको दो चीज़ें याद रखना है कि एक ही जंतु के अंतर्गत दोनों पाए जाएंगे, दोनों ऑर्गन पाए जाएंगे, और वो दोनों ऑर्गन या तो उस जंतु के अंदर ही फर्टिलाइज करेंगे अंडे को। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक जंतु के लार्वा या दूसरे जंतु को खाते हैं, तो एक दूसरे के अंडे को संसेचन करने के लिए इस प्रकार से खा के वो
क्रॉस संसेचन करेंगे, मतलब कि फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इस प्रकार से उभयलिंगी जो जंतु होते हैं उनमें प्राणियों का विकास होता है और इसके साथ ही उनकी जो स्पीसीज है, जीव विकास है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो इसको उभयलिंगी जनन कहते हैं। तीसरा है असंसेचन जनन। इसमें अंडे और शुक्र का संयोजन होना आवश्यक नहीं होता। इससे अक्षत यौनिक जनन यानी वर्जिन रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसका उदाहरण है मधुमक्खियां और एफिडस। मधुमक्खियां कुछ संसेचित और कुछ असंसेचित या अगर्भित अंडे देती हैं, जिसमें संसेचित अंडे से श्रमिक और रानी मधुमक्खियां उत्पन्न होती हैं और असंसेचित अंडे से ड्रोन या नर मधुमक्खियां उत्पन्न होती हैं। इसमें सिंपल ऐसा होता है कि इसमें इसमें अंडे और शुक्र के संयोजन होना आवश्यक नहीं होता, जिसमें एक ही तरह का जो होता है फर्टिलाइजेशन इसमें एक तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और इसमें दो प्रकार के अंडे या फिर एक ही प्रकार के अंडे उत्पन्न करते हैं, जिसमें से दोनों ही मादा और नर का उत्पत्ति हो जाता है। और ये कुछ प्रकार के असंसेचन जनन जो है वो कुछ समुद्री प्राणियों जैसे कि सी आर्थिन और असंसेचित अंडे में नए प्राणी उत्पन्न करना अभी वैज्ञानिकों ने भी संभव किया है। तो ये हो गया असंसेचन जनन। अगला है डिभंजन। डिभंजन में क्या होता है कि एक प्राणी जो मतलब प्री मेच्योर स्थिति से ही क्या करता है, प्रजनन करने लगता है और अपनी स्पीसीज को बढ़ाने लगता है, उसके डिभंजन कहते हैं। तो इसमें क्या है, यकृत कृमि टाइगर सैलामांडर में जनन की एक अपूर्व रीति पाई जाती है, ठीक है, जिसमें डिभंजन कहते हैं। इसमें जब प्राणी डीमावस्था में होता है यानी कि लार्वा स्टेज में होता है, लार्वा स्टेज से ही रहते हैं और पूर्ण वयस्क नहीं हुए रहते हैं, तभी जनन करने लगते हैं और संतान वृद्धि करते हैं। तो ये चार प्रकार के प्रजनन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो समान लैंगिक जनन जो कि मानव में पाया जाता है, उभयलिंगी मतलब एक ही नर और मादा दोनों के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्राणी में होते हैं। इसके अलावा जो असंसेचन है, इसमें क्या है कि अंडों को बिना ही फर्टिलाइजेशन के अंडे बनते हैं और इसके बाद उसको प्रजनन होता है और वो प्राणियों का विकास होने लगता है। इसके अलावा डिभंजन है। डिभंजन में क्या है कि कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा स्टेज से भी प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो चार प्रकार के होते हैं। इसके बाद अब पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन और मानव के अंदर लैंगिक परिवर्तन क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक परिवर्तन क्या होते हैं और यौनारंभ क्या होता है। ये आगे है मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, साथ ही इसमें जो लैंगिक कोशिकाएं हैं या फिर लैंगिक जो अंग हैं उनका विकास किस अवस्था में होता है और किस तरह से वो कार्य करते हैं और किस प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रिएशन होता है और ये किस प्रकार से एक लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, ये सब कुछ अपन को मानव लैंगिक जनन में पढ़ना है। इसमें ये दिया है कि मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए लैंगिक अंग कोशिकाओं का विकास बहुत आवश्यक है। इनके बिना लैंगिक जनन तो हो ही नहीं सकता। इन कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल में एक विशेष अवधि में होता है, जिसे यौन अवस्था कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक परिपक्व अवस्था और एक यौन अवस्था होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होते हैं। विशेषतः जनन कोशिकाओं में जैसे जैसे शरीर में समान वृद्धि दर धीमी होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं। मतलब स्टार्टिंग जब होती है, यौन आरंभ होता है, तो उस टाइम जनन कोशिकाएं क्या होती है, परिपक्वता की ओर, या फिर पहले तो उनका विकास होता है, फिर जैसे जैसे वृद्धि होती है और इसके बाद उम्र बढ़ते जाता है तो उनकी परिपक्वता की ओर वो बढ़ जाते हैं, मतलब कि मेच्योर हो जाते हैं। तो किस अवस्था से शुरू होता है, तो पहला होता है किशोर अवस्था। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसको क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहलाता है। ये 3 नंबर में पूछा जाता है किशोर अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यौन आरंभ, तो ये डेफिनेशन हो गया किशोर अवस्था का। यौन आरंभ क्या होता है, किशोर अवस्था की वह अवधि जिसमें लैंगिक विकास सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब पहले किशोर अवस्था जैसे आपके होती है तो उसमें आपके पहले ये लैंगिक जो परिवर्तन है वो दिखाई देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यौन आरंभ कहते हैं, उसे यौन आरंभ कहते हैं। यौन आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों के जनन क्षमता का विकास होना होता है और इसी में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। यौन आरंभ की शुरुआत। यौन आरंभ की शुरुआत लड़कों तथा लड़कियों में यौन आरंभ निम्न शारीरिक परिवर्तनों के साथ आरंभ होता है।
अब वो कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं यौन आरंभ की शुरुआत में? तो लड़कों में पहले परिवर्तन होता है। तो लड़कों में जो प्राथमिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होता है? दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज में भारीपन होना, शरीर एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना तथा त्वचा जो है वो तैलीय हो जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है। लड़कों में परिवर्तन क्या होगा? तो उनके दाढ़ी मूंछ आएगा, आवाज में भारीपन होगा, शरीर और जननांग क्षेत्रों में बालों का आना होगा और जो त्वचा है वो क्या होगा? तैलीय हो जाएगा। तो इस अवस्था को लड़कों में जो परिवर्तन होता है वो यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। लड़कियों में परिवर्तन क्या होता है? तो स्तन के आकार में वृद्धि होना, आवाज में भारीपन, जननांग क्षेत्रों में बाल का आना, त्वचा तैलीय हो जाना और राजोधर्म का होने लगना और जांघों की हड्डियों का चौड़ा होना। ये सारे परिवर्तन आते हैं किसमें? लड़कियों में, उनके यौन आरंभ के स्टार्ट में। ठीक है। लड़कियों में यौन आरंभ पहले हो जाता है 12 से 14 वर्ष में, जबकि लड़कों में थोड़ा लेट होता है। 13 से 15 वर्ष में लड़कों में यौन आरंभ देखने को मिलता है। आगे द्वितीयक एवं गौड़ लैंगिक लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो गौड़ लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौन आरंभ के दौरान वृषण और अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं तथा लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों में चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों और लड़कों को पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो पूछा जाता है सीधे कि गौड़ लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? तो गौड़ लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौन आरंभ के दौरान वृषण और अंडाशय, शुक्राणु अंडाणु उत्पन्न करने तथा लड़कियों के स्तनों का विकास तथा लड़कों के चेहरों में बाल उगने लगते हैं। और ये लक्षण क्योंकि लड़कियों और लड़कों को पहचानने में सहायता करते हैं, तो इन्हें ही गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो ये इसका एक परिभाषा के रूप में भी हो गया। अगर आप 3 नंबर में पूछता है तो आप इतना लिख सकते हैं। शरीर में क्या परिवर्तन होगा? तो लंबाई में वृद्धि होगी, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होगा, स्वर में परिवर्तन होगा, श्वेत एवं तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो त्वचा है वो तैलीय हो जाएगा। इसके अलावा जो जननांग है उनका विकास होगा, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या माहवारी जो महिलाओं में या लड़कियों में शुरू होता है उसका चक्र क्या होगा? आवर्त चक्र कई बार यही पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक 28 दिन बाद अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली घटना ऋतुस्राव द्वारा चिन्हित होती है तथा आवर्त चक्र या स्त्रियों का लैंगिक चक्र कहा जाता है इसी को। ठीक है। लैंगिक परिवर्तन होता है किशोर अवस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लैंगिक परिपक्वता है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की आयु में लगभग पूर्ण हो जाती है, जिसका आरंभ यौन आरंभ से शुरू होता है। तो ये सारे डेफिनेशन आपको आने चाहिए जो पूछे जा सकते हैं कि लैंगिक परिवर्तन क्या है, आवर्त चक्र क्या है। इसके अलावा जो द्वितीय गौड़ लैंगिक लक्षण है उन्हें क्या कहा जाता है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहले मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है? तो मानव एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल प्राणी है। इसमें अंडे का निषेचन फैलोपियन नली में तथा भ्रूणी विकास गर्भाशय में होता है और ये जरानुज होते हैं अर्थात सीधे शिशु को जन्म देते हैं। मनुष्य में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की आयु में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की आयु में प्राय क्रियाशील होते हैं। जनन अंग कुछ हार्मोन्स स्रावित करते हैं, जो भी ये हमारे अंदर जो भी ये सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये यौन आरंभ की जो भी प्रक्रिया होती है उसको दृष्टिगत किया जाता है। तो जनन अंग कुछ हार्मोन्स स्रावित करते हैं जो शरीर में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे परिवर्तन मानव में प्राय स्तन तथा जननांग अंगों पर बाल उगने, दाढ़ी, मूछ आने से परिलक्षित होता है। मनुष्य में मादा और नर जनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं। तो जो मानव प्रजनन तंत्र है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मानव में दो लैंगिक स्त्री व पुरुष होते हैं, जिसमें से एक लिंगिक मतलब मानव एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी है। तो इसमें से जो मानव है उसमें जो नर पार्ट है उसमें क्या होता है? उसमें स्पर्म यानी कि स्पर्म का विकास होता है उसके टेस्टिस में, और मादा में अंडाणु का विकास होता है जिसके वजह से उनके जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो युग्मनज बनता है वो कहाँ आता है? गर्भाशय में, और गर्भाशय में ही शिशु का विकास होता है और ये भ्रूणी विकास होकर सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो ये मानव प्रजनन तंत्र है। इसमें अब अलग अलग हम पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र क्या होता है।
कभी कभी 3 नंबर में नर जनन तंत्र ही पूछ लिया जाएगा, तो उसके लिए क्या है कि नर जनन तंत्र क्या होता है। तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, तो नर जनन तंत्र बनाते हैं। तो इस पूरे संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहा जाता है। तो ये है नर जनन तंत्र। ठीक है, इसमें ये होता है वृषण, जहाँ पे स्पर्म का या शुक्राणु का विकास होता है। इसके बाद ये पूरी जो थैली दिखती है, थैली रूपा, ये कह रहा। और जो वृषण को क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वृषण कोष है वो ये द्वितीय लैंगिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। बाकी सारे इसमें से वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। तो वृषण में ही किसका विकास होता है, शुक्राणु का विकास होता है। और इसके बाद ये जो वृषण होता है उसके ऊपर वृषण कोष होता है, जो कि थैलीय रूप में होता है। और ये थैलीय रूप ही इसका जो शुक्राणु के विकास के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है उसको मेंटेन करता है। क्या करता है, तापमान को बनाए रखता है, किसके, शुक्राणुओं के प्रोडक्शन के लिए, शुक्राणुओं के लिए जो निश्चित या फिर निर्धारित तापक्रम होता है। इसके अलावा जो ये नली होती है शुक्राणु के वृषण से लगी हुई, ये शुक्रवाहिनी होती है। ठीक है, शुक्रवाहिनी कहाँ तक जाता है, शुक्राशय तक। शुक्राशय में जाके कहाँ होता है, कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर ये जो मूत्र मार्ग है उसके साथ फिर कनेक्टेड हो जाता है। और इसके अलावा मूत्राशय और यहाँ से मूत्र मार्ग और यहाँ पे शुक्रवाहिनी दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। इसी के लिए जो मनुष्य का जननांग है, मतलब जो शिशन है, वो मूत्र मार्ग से ही स्पर्म को क्या करता है, रिलीज करता है। स्पर्म को रिलीज करता है। और स्पर्म जो रिलीज होता है वो जब मादा के योनि में, मतलब मादा की योनि में जब रिलीज होता है तो वो वहाँ से ट्रेवल करके जो शुक्राणु है वो किसको, उसके अंडे को, ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। तो पूरा का पूरा जो तंत्र है वो है नर जनन तंत्र। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, वृषण। आप इसके डायग्राम सिंपल रूप से भी बना सकते हैं इस तरह से। बस वृषण और वृषण कोश आपको अच्छे से आना चाहिए। अब जो नर जनन तंत्र है उसके सारे अंगों का अपन जान लेते हैं कि कौन से अंग किस प्रकार से कार्य करता है। तो जो वृषण है वो नर जननांगों में वृषण प्रमुख अंग है, जो नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। एक वह भाग जो शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा भाग जिसके अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन जो नामक क्या करता है, हार्मोन्स का स्रावण करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसे ही नियंत्रण भी करता है। तो ये इसका कार्य हो गए। और वृषण का जो प्रमुख कार्य है, वृषण मैंने पहले बताया था कि प्राथमिक लैंगिक अंग है नर में। और इसके जो कार्य है, तो वृषण क्या है, प्राथमिक लैंगिक कार्य है। और इसका कार्य है नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करना। और ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का क्या करता है, स्त्रावण करता है। तो दो चीज़ें करता है वृषण। इसके अलावा दूसरा है वृषण कोश, जो कि वृषण के ऊपर जो थैलीय रूप रहता है पतली, उसको कहते हैं वृषण कोश। ये इसी कोश में वृषण स्थित होते हैं। तो पहला जो है इसका कार्य वो है, यह वृषण को शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक ताप को नियंत्रण करता है। चूँकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के ताप से भी कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या करते हैं, ये शरीर से बाहर होते हैं पहले तो। ठीक है, वृषण शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शरीर से कम ताप में शुक्राणु का विकास होता है। और इसके लिए जो निश्चित या नियत ताप है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो करता है वृषण कोश। और ये ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा है वह है शुक्रवाहिनी। वृषण से शुक्राणु निर्माण के बाद इसी शुक्रवाहिनी से होकर शुक्राशय तक पहुंचता है। आगे की शुक्रवाही का मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्रमार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग होता है। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिनी का कार्य जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। इसके अलावा शुक्राशय, शुक्राशय एक थैली जैसी संरचना है जो शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। ये अपने यहाँ संग्रहित शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका में डालते हैं। जो संग्रहित शुक्राणु हैं उसको कहाँ डालते हैं, शुक्रवाहिका में डालते हैं। और यहीं से जो आगे का कनेक्शन है वो कहाँ पे होता है, मूत्र मार्ग में हो जाता है। ये पूछता है कि पोस्ट्रेट ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हार्मोन्स का रिलीज होता है इन्हीं से होता है। ठीक है, तो यह एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जिसे वीर या सीमंस कहते हैं। ठीक है, और वीर के क्या कार्य है, तो शुक्राणु की गति के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वो तरल माध्यम किसके लिए, शुक्राणुओं की गति के लिए प्रदान करता है।
इसके कारण शुक्राणु का स्थानांतरण सरलता से होता है। ये शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। तो ये दो तरह के कार्य करता है। पहला तो कि शुक्राणुओं को क्या करता है, तरल माध्यम प्रदान करता है ताकि एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकें, मूव कर सकें और गति कर सकें। इसके अलावा ये स्थानांतरण को सरलता प्रदान करता है और ये पोषण भी प्रदान करता है ताकि शुक्राणुओं पे जल्दी उनके नुकसान होने की स्थिति ना बने। ठीक है। इसके अलावा होता है शुक्राणु। शुक्राणु स्पर्म जो होता है, शुक्राणु एक सूक्ष्म संरचना है जिसके मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं एक तरह से। तो इसमें क्या अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो इससे मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करता है। यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मूत्रमार्ग, यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह शीशन के शीर्ष पर खुलती है तथा रास्ते में इसमें शुक्राशय से स्खलन नलिका अंड आकर मिलती है, इसलिए यह मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर स्खलन भी होता है। और इसी से ही क्या होता है, जो मादा जनन अंग है उसमें शुक्राणुओं को क्या पहुंचाया जाता है, जिसके बाद ये निषेचन के लिए एक बेहतर मार्ग प्रदान किया जाता है और इसके बाद आगे निषेचन का कार्य होता है। अगला वो है सिसन। ये नर का बाह्य जनन अंग है जो विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतकों को बना होता है। इसका ऊपरी फूला हुआ भाग सिसन मुंड कहलाता है और इस सिसन का कार्य कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लैंगिक संबंध स्थापित करने के लिए होता है और मूत्र त्याग के लिए होता है। साथ ही साथ ये शुक्राणुओं को जो मादा जनन अंग है वहां तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। आगे है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य का मादा जनन तंत्र भी कई अंगों का बना होता है। मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय को मुख्य जनन अंग तथा शेष अंगों को सहायक या द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। उसमें वृषण को मुख्य जनन अंग, ये प्राथमिक जनन अंग कहते हैं किसमें, मेल में, और फीमेल में किसको कहते हैं तो अंडाशय को कहा जाता है। इसके जो जनन अंग हैं वो है अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। ये है फीमेल का प्रजनन तंत्र। ठीक है। तो ये है, ये पूरा डायग्राम है जिसमें एक एक करके बताया गया है कि किस तरह से कार्य करता है मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले जो प्राथमिक है वो है अंडाशय, जहाँ पे इसका निर्माण होता है। यहाँ बहुत सारे किसके निर्माण होते हैं तो अंडों का निर्माण होता है, लेकिन प्रत्येक 28 दिन में सिर्फ 2 अंडों को ही रिलीज करता है ये यहाँ से अंडाशय से, अंडवाहिनी के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा ये होता है गर्भाशय जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा ये होता है योनि जहाँ से शुक्राणु प्रवेश किए जाते हैं, कराए जाते हैं, और इसके बाद ही यहाँ पे जब पहुँचता है तो फर्टिलाइज करता है फलोपियन ट्यूब में। फलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे का जो गर्भ का निर्माण होता है वो यहीं पर होता है और यहीं से ही गर्भ विकास के बाद नए संतान की उत्पत्ति होती है। आगे अंडाशय ओवरी, यह मादा जनन अंगों में से प्रमुख अंग है। इसके कार्य क्षेत्र में भी वृषण की तरह 2 भाग होते हैं। एक भाग जो मादा जनन कोशिका अंतर्गत अंडाणु का निर्माण करता है तथा दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि भाग जो कि लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का एवं प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय के फोलिकल्स में होता है। एक मादा में 2 अंडाशय होते हैं जो दोनों गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो मैंने डायग्राम में बताया था, इस ओर जो स्थित होते थे वही है। दोनों अंडाशय में असंख्य फोलिकल्स होते हैं जिसमें से अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। ये अंडाणु जो परिपक्व हो चुका होता है वह सामान्यतः 28 दिन में अंडाशय से निकलता है और अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। तो 28 दिन का एक चक्र होता है जिसमें अंडाणु बाहर आते हैं और वह अंडा बाहर आते हैं, जिसमें शुक्राणु की पहुंच के बाद उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। तो ये अंडाशय का पूरा काम है। अंडाशय में भी मेल के जैसे ही 2 भाग होते हैं। ठीक है, जो कि एक अंडाणु निर्माण में करता है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि भाग होता है जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आगे है अंडाशय का कार्य। अंडाशय का कार्य क्या है तो मादा जनन कोशिका अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा, मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी कई बार पूछता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ स्त्रावित होता है तो वो होता है अंडाशय में। और अंडाशय क्या कौन से हार्मोन से स्त्रावित करता है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्री के माध्यम से भी। लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है तो मादा में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
और अंड उत्सर्जन मतलब रिलीजिंग ऑफ एग को नियंत्रित करते हैं। तो ये हार्मोन्स के कार्य भी हो गए, ये भी पूछा जा सकता है। आगे अंडवाहिका या फॉलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अंडवाहिका मादा जनन अंग का एक नलिकाकार भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह अंडाणुओं का वहन करता है, अर्थात यह अंडाणुओं में गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है। अंडाणुओं में क्या है, गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है। निषेचन की प्रक्रिया भी फैलोपियन ट्यूब्स अंडवाहिनी में ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय जो कि मुख्य रूप से इस जनन तंत्र में मुख्य भाग होता है जहाँ पे बच्चे या शिशु का विकास होता है, वो है दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ खुलता है, ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, जहाँ से किसका प्रवेश होता है, तो यहीं से स्पर्म का प्रवेश होता है। कार्य क्या है, निषेचित अंड द्वारा युग्मनज गर्भाशय में स्थापित होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होती है तथा प्लेसेंटा रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है, तो ये होता है गर्भाशय में। इसके अलावा प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा कई बार पूछा जाता है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, ठीक है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक में प्रवर्धक होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्धक को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज दो ग्लूकोज एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका निपटान कहाँ किया जाता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरित हो जाता है। तो प्लेसेंटा जो कि माँ और जो शिशु के बीच में कनेक्शन होता है, जो नली होता है, उसी क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और यहीं से भ्रूण का निर्माण होता है और जो भ्रूण होता है उसकी जैसी जैसी स्थिति बदलती है तो उसको पूरा पोषण जो मिलता है वो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। और लास्ट जो इस मादा जनन तंत्र का अंग है वो है योनि। योनि एक सक्रिय नली होती है जिसका दीवार पेशीय ऊतकों की बनी होती है। इसका एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप से बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा में जुड़ा रहता है। और योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। जहाँ पे जो लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं वो यही योनि द्वार में किया जाता है। और जहाँ से शिशु का विकास होने के बाद जो मादा बच्चे को जन्म देती है वो भी यहीं से बाहर आता है। तो ये हो गया पूरे जो जंतुओं में जनन की क्या क्या प्रक्रिया होती है, और मादा जनन तंत्र क्या होता है, नर जनन तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार के जनन होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जंतुओं में लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। समान लैंगिक जनन, उभयलिंगी जनन, असंसेचन जनन, और इसके अलावा होता है डिभंजन, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मानव में लैंगिक लक्षण, प्राथमिक लैंगिक लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षण, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है एक बार। इसके अलावा मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र में नर जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र क्या होता है। डायग्राम भी आना चाहिए, भले आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट डायग्राम ना भी आए तो उसके जो मुख्य पार्ट हैं उनके बारे में आना चाहिए। इसके अलावा कैसे बच्चे का विकास होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ें जहाँ पे आपको ये सारे PDF अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।